से और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ओर से आप सभी किसान साथियों का हमारे प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज आपका ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और आपने अभी तक ये जाना कि हमारी फसलों के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं और पौधा उनको कैसे ग्रहण करता है जमीन से, कौन से पोषक तत्वों का क्या रोल है। अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा किस तरह के लक्षण दिखाता है, ये डॉक्टर मनीषा ने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक खेती है क्या, जिसकी ट्रेनिंग के लिए आप लोग आए हैं। देखिए, वैसे तो नाम से ही समझ में आता है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है या प्राकृतिक तरीके से जो हम खेती करते हैं उसको प्राकृतिक खेती बोलते हैं, लेकिन सही मायने में इसका क्या अर्थ है, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है? चलिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए और उनका संरक्षण करते हुए, यानी हमें उनका बचाव भी करना है, उनको बचाना भी है, संरक्षण करते हुए बगैर किसी केमिकल फर्टिलाइजर, बगैर किसी केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड के जो खेती होती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। अब इसमें अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते तो ऐसा क्या डाला जाए जो हमारे 17 के 17 पोषक तत्वों की आपूर्ति कर दे हो जाए। उसके लिए हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल डालते हैं, जिसको जीवामृत बोलते हैं, और इसी वजह से इसको जीवाणुओं की खेती भी बोला जाता है। समझ में आ गया जी? तो अब आप परिभाषा बता सकते हैं? आपकी सरकार ने आपको पैसा खर्च करके प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए भेजा है और वापस जाने के बाद अगर आपसे कोई आपके स्टेट का एग्रीकल्चर ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर ये पूछ ले कि जी आप प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेके आए हो और प्राकृतिक खेती है क्या, तो आप लोग क्या बताएंगे? जो मैंने आप लोगों को बताया है जी, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए और उनका संरक्षण करते हुए, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना किसी पेस्टिसाइड के जो खेती होती है उसको प्राकृतिक खेती बोलते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको जीवाणुओं की खेती भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया कि प्राकृतिक खेती क्या है। अब इसमें दूसरा सवाल एक और आता है कि इसकी जरूरत हमें क्यों है। आप लोग आए हैं प्राकृतिक खेती के लिए, हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय मिशन चलाया है प्राकृतिक खेती के लिए, तो आज के समय में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? जो किसान है वो खूब सारा केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, खूब सारा केमिकल पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उत्पादन भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमें केमिकल फ्री खेती की जरूरत क्यों है, जानना आवश्यक है ना जी। आप लोगों की क्या राय है कि हमें क्यों जरूरत है प्राकृतिक खेती? हाँ जी, स्वस्थ रहने के लिए। तो क्या आज के समय हम लोग बीमार पड़ रहे हैं? आपके कहने का मतलब ये है ना जी कि आज के समय में हमारी सेहत जो है खराब हो रही है। हमारी ही नहीं, हमारी जो मिट्टी है उसकी भी सेहत खराब हो रही है। इसीलिए आज के समय में हमें प्राकृतिक खेती की जरूरत है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको प्राकृतिक संसाधनों का बोला था ना कि उनका इस्तेमाल करना है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन हमारा क्या है? हमारी भूमि, जो प्रकृति ने हमें दी है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है हमारी भूमि। उसके बाद हमारा भूमिगत जल, उसके बाद हमारी जलवायु।
अब ये तीनों चीजें कैसे खराब हो रही हैं ये भी समझना जरूरी है। देखिए, पहले क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में अनाज की आपूर्ति पूरी नहीं थी। हमारे पास इतना अनाज नहीं था कि हम लोग अपनी जनता का पेट भर सकें। तो हम लोग अमेरिका से अनाज खरीदते थे, और जो हम अमेरिका से अनाज खरीदते थे वो रुपए में ट्रेड होता था। अमेरिका में तो डॉलर चलता है ना जी। लेकिन उस टाइम करार हुआ था अमेरिका की सरकार के साथ भारत का कि आप लोग हमारी जो करेंसी है रुपया, उसमें ट्रेड करेंगे। और उस रुपए में ट्रेड करने का क्या फायदा था कि हम थोड़ा सा ज़्यादा अनाज खरीद पाते थे। लेकिन 1960 के दशक में कोई पॉलिटिकल इशू हुआ अमेरिका के अंदर और उन्होंने ये समझौता रद्द कर दिया, और उसी समय हमारे देश में सूखा पड़ गया। इसका ये हुआ कि हमारे देश में अनाज का उत्पादन और घट गया। तो उस समय की जो हमारी सरकार थी उन्होंने निर्णय लिया कि अगर हम अपने देश की जनता की खाद्यान्न आपूर्ति नहीं कर पाएंगे तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी, जो उच्च उत्पादन क्षमता की जो वैरायटीज थी, उनके बीज उन्होंने बाहर से मंगवाए और अपने देश में उनको उगाना शुरू किया, जिसको हम हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो जब वो हरित क्रांति के दौरान वो उच्च उत्पादन देने वाली वैरायटीज हमारे देश में आई तो उनकी पोषक तत्वों की डिमांड भी ज़्यादा थी। उनकी पोषक तत्वों की डिमांड ज़्यादा थी तो फिर 1960-70 के दशक में फर्टिलाइजर्स का जन्म हुआ। जो पहला प्लांट हमारे देश में लगा था केमिकल फर्टिलाइजर का, वो सिंडरी झारखंड में लगा था सन 1950 में। और जो ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इसका केमिकल फर्टिलाइजर का, वो हुआ 1970 से 1990 के बीच में। जो हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, बुजुर्ग किसान बैठे हैं, उनको ज्ञात भी होगा कि 1970 से 1990 के दशक में के बीच के दशक में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता था। तो जब ये उच्च उत्पादन देने वाली वैरायटीज आई तो इनकी पोषक तत्वों की डिमांड ज़्यादा थी, तो उनकी आपूर्ति करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का जन्म हुआ और उनका उत्पादन शुरू हुआ। तो किसान उनको इस्तेमाल करने लग गया, हमारा उत्पादन बढ़ गया और एक समय ऐसा आया कि हम खाद्यान्न में परिपूर्ण हो गए। ठीक, लेकिन उसके बाद किसान ने इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरी इनकम बढ़ेगी। ठीक, तो जब इनका इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हुआ तो आप लोग ने देखा होगा कि जैसे ही हम यूरिया हमारी फसल में डालते हैं, फसल का रंग गहरा हरा हो जाता है ना जी। और जब फसल का रंग गहरा हरा हो जाता है उस पे कीड़े बीमारियों का भी अटैक ज़्यादा हो जाता है। तो जब इसका ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हुआ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, यूरिया हमारा मेनली, तो उस पे कीड़े बीमारियां भी ज़्यादा आने लगी। जब कीड़े बीमारियां ज़्यादा आने लगी तो फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स आए, फसल को कीड़े बीमारियों से बचाने के लिए। अब उसमें भी एक खास बात क्या हुई कि जो खाद दवाई का विक्रेता है, जब किसान अपनी समस्या लेके किसी कीड़े बीमारी की उसके पास जाता है तो वो अलग अलग कीड़े की अलग अलग दवाई देता है। किसान लेने तो जाएगा एक दवाई, जो विक्रेता है दवाई का वो उसको 3 से 4 दवाई बांध के देगा कि ये इस इंसेक्ट के लिए है, ये इस बीमारी के लिए है जो अभी आने वाली है, तो आप ये 3-4 तरह की दवाई उसको बांध के दे देता है। फिर उसमें भी किसान क्या करता है कि अगर एक जो टंकी है स्प्रे की, अगर उसमें सिर्फ 30 ml डालनी थी, 30 ml की डोज थी रिकमेंडेड, वो उसमें 50 ml डालता है कि नहीं डालता है? क्यों? क्योंकि भाई एक बार में ही मेरे खेत से कीड़े बीमारियां खत्म हो जानी चाहिए।
अब आप लोग किसान बैठे हो, अब आपको कोई रेकमेंड डोज बता देता कि आपने एक टंकी में 30 ml डालनी है, तो कितने डालते हो आप लोग? ज्यादा डालते हो कि नहीं डालते उससे? हाँ जी, ज्यादा डालते हैं ना? ठीक, तो हाँ बताते नहीं है। ठीक, तो फिर क्या हुआ, उन पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल ज्यादा शुरू हो गया। तो हम फिर से वहीं आते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पे, क्योंकि पेस्टिसाइड का इफेक्ट मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है इसका इफेक्ट बताते हैं आप लोगों को। देखिए मेनली हम लोग यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम में, और जब हरित क्रांति आई थी तो जो हमारे कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने एक अनुपात दिया था, एक रेशियो दिया था 4:2:1 कि आपने अगर 4 किलो नाइट्रोजन डाली है तो आपको 2 किलो फास्फोरस डालना है और 1 किलो पोटाश डालना है। लेकिन जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है वो क्या आई है कि हम लोग हमारे इंडिया में जो ये रेशियो है ये बढ़ के जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल है वो लगभग 3 गुना हो गया है। 11.5 के आसपास चला गया है, और जो फास्फोरस का इस्तेमाल है वो हम 2 गुना ज्यादा कर रहे हैं, वो 4 के आसपास चला गया है, और पोटाश का इस्तेमाल हम आज भी उतना ही कर रहे हैं। तो ये रेशियो बढ़ के 11.5:4:1 के आसपास चला गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर है, खाद है, उसका इस्तेमाल लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो जब नाइट्रोजन का इस्तेमाल 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है तो नाइट्रोजन एक गतिशील पोषक तत्व है, वोलेटाइल है, जमीन के अंदर भी, पानी के अंदर भी और हवा के अंदर भी। और मजे की बात यह है कि पौधा इसको लगभग 30% तक इस्तेमाल कर पाता है। जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है हमारे फसलों की या किसी भी पौधे की, वो लगभग 30% है। तो जो बाकी नाइट्रोजन है वो कहाँ जाएगी? सुनिए, जब बारिश होती है तो वो पानी के साथ घुल के नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगी, और जो पानी बह जाता है वो नीचे की जो एरिया है, हमारे नीचे जो एरिया है उनमें जाके खड़ा हो जाता है, निचले हिस्सों में खेतों के जी। तो वहां से भी वो रिस्क है जमीन के अंदर, हमारा जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, उसमें जाएगा। अब जब भूमिगत जल में जाएगा तो पानी को खराब करेगा जी, ठीक। और जब हम गर्मियों में जुताई करते हैं खेत की, और हमारा वातावरण का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है गर्मियों में, तो उस समय पे हमारा जो फिक्स नाइट्रोजन पड़ा है जमीन के अंदर वो भाप बन के नाइट्रस ऑक्साइड बन के आसमान में चला जाता है, हमारे वायुमंडल में मिल जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस है, यानी गर्म गैस है एक तरह से, मैं देसी भाषा में आपको बताऊं तो वो हमारे तापमान को, जो है वातावरण के तापमान को गर्म करेगी। इसी तरह से जो जैविक कार्बन है वो भी भाप बन के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और वातावरण में चला जाता है, वो भी हमारे वायुमंडल को गर्म करता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। तो अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन पे थे ना, तो नाइट्रोजन अगर पानी में जाके मिलेगी तो नाइट्रेट कंसंट्रेशन जो है पानी की वो बढ़ जाएगी, और वो पानी हमारे लिए टॉक्सिक यानी जहरीला हो जाएगा। तो हमारा पानी खराब कर दिया, भाप बन के ऊपर वायुमंडल में गई तो हवा खराब कर दी, हमारा वातावरण खराब कर दिया। इसके अलावा जो जमीन में रहेगी, अब यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है ना, 23%। अब एक कट्टा अगर 50 किलो का एक बैग तो उसमें लगभग 23 किलो नाइट्रोजन होगी, बाकी 27 किलो क्या है? एक बैग अगर 50 किलो का है यूरिया का और 46% हम नाइट्रोजन मानते हैं उसके अंदर है,
तो एक 50 किलो के बैग में 23 किलो ही तो नाइट्रोजन हुई ना शुद्ध, बाकी 27 किलो क्या है? वो इनर्ट मैटर है, एक्स्ट्रा मटेरियल है। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो नाइट्रोजन को बांध के रखता है, और जैसे ही वो नमी के संपर्क में आती है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और नाइट्रोजन उससे अलग हो गए जो हमारा सॉइल सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं उसमें आ जाती है। लेकिन वो जो इनर्ट मैटर था जिसने नाइट्रोजन को बांध के रखा था, जब वो इनर्ट मैटर हमारी मिट्टी के दो कणों के बीच में फंसेगा, तो जो नाइट्रोजन को बांध के रख सकता है वो मिट्टी के दो कणों को भी बांध के रख सकता है ना? इसी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो सख्त होती जा रही है। आप लोग देखते हो बारिश आती है और पानी जो है बाढ़ के रूप में बह जाता है, हमारी जमीन जो है उस पानी को सोखती नहीं सोख पाती है ना, जल धारण की क्षमता कम हो गई है। वो क्या कारण है? वो जो नीचे हमारी जमीन में हार्ड पैन बनता जा रहा है ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो अब क्या क्या खराब किया नाइट्रोजन ने? भूमि का स्वास्थ्य खराब किया, पानी के साथ मिलकर हमारे ग्राउंड वाटर में गई, पानी खराब किया, भाप बन के उड़ गई वायुमंडल में, उसको गर्म किया। तो हमारे जो तीनों प्राकृतिक संसाधन है, भूमि, जल, वायु, तीनों को प्रदूषित कर दिया। ये तो इफेक्ट था सिर्फ हमारे प्राकृतिक संसाधनों का। उसकी बात करते हैं हम अपने स्वास्थ्य की। अब आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि कैंसर हमारे देश में, ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कैंसर जो है हमारे देश में 12% की दर से बढ़ रहा है। हर साल 12% पेशेंट जो है, मरीज जो है कैंसर के बढ़ जाते हैं। बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, किडनीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बोलते हैं, ये दावा है वैज्ञानिकों का, कुछ रिपोर्ट्स का, कि आने वाला टाइम में इंडिया शुगर का सबसे बड़ा, यानी मधुमेह जो बीमारी है उसका सबसे बड़ा हब होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है शुगर से अफेक्ट होगी हमारे भारत की। तो इतनी सारी बीमारियां कहाँ से आ गई? आज से 15 साल पहले जो मेरे बुजुर्ग किसान बैठे हैं, थी कोई बीमारी है? नहीं। ये वाली बीमारियां थी क्या? नहीं थी ना। तो आज के समय में कहाँ से आ गई? ये सारा हमारा खान पान जो है वो खराब हो गया है। जब हम इतना सारा एक्सेस में नाइट्रोजन डालेंगे तो उसका इफेक्ट जो है हमारे भोजन में भी आएगा, ठीक? और भोजन में आएगा तो वो हमारे शरीर को खराब करेगा, वो कार्सिनोजेनिक बन जाएगी। अब बठिंडा से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, बीकानेर कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए, और जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। सुना आप लोगों ने कैंसर ट्रेन का नाम? जो हमारे झारखंड से किसान साथी हैं उन्होंने सुना है? सुने हैं, यहीं पे सुने हैं। आप गूगल पे सर्च करके देखना कि कैंसर ट्रेन क्या है, तो वो आपको बताएगा कि बठिंडा जो है एक जिला है पंजाब के अंदर, वहाँ से ट्रेन जाती है बीकानेर के लिए। उसमें लगभग 99% जो है कैंसर के मरीज होते हैं, इसीलिए उसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया है। ये तो मैंने स्वास्थ्य की जो बात बताई थी, ये तो मैंने वो इफेक्ट आपको लोगों को बताया है जो हमारे खाद्यान्न से हमारे शरीर में आ रहा है। इसके अलावा जो हमारे फसल अवशेष हैं उनको हम पशुओं को खिलाते हैं, तो वो जो एक्सेस नाइट्रोजन थी वो पशु के शरीर में भी जाएगी और उसका असर फिर उसके दूध में जाएगा। और ये जो असर है ये हम तब बात कर रहे हैं जब हम दूध जो है 100% प्योर पी रहे हैं, जबकि आज के समय में जो ये मोटरसाइकिल से दूध या घरों में दूध बांट के जाता है, मेरा मानना है 70% नकली है। तो उसका असर फिर से हमारे शरीर पे आ रहा है। ये तो था सर सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स का।
अभी कुछ समय पहले, शायद जनवरी फरवरी की बात है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे या अखबारों से सुना होगा कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों के बाल उड़ने स्टार्ट हुए थे। सुनी है खबर कि महाराष्ट्र में खबर आई थी लोगों के बाल उड़ गए। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो उस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया कि उन लोगों ने, जो हमारा राशन का डिपो होता है उससे गेहूं वितरित होता है ना, उन्होंने राशन वाले डिपो से गेहूं लिया, उसको आटा पिसवा के खाया, और वो जो गेहूं आया था वो पंजाब से खरीदा गया था। और पंजाब में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, और उस गेहूं में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा थी। आर्सेनिक एक हैवी मेटल है, यानी भारी धातु है। आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा थी, जिसके कारण लोगों के बाल उड़ने स्टार्ट हो। ठीक, तो अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की, कि नाइट्रोजन का जो एक्सेस यूज हुआ उसका जो इफेक्ट हमारे शरीर पे, भूमि पे, जल पे, वायु पे पड़ा, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद जब इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हुआ तो इन केमिकल फर्टिलाइजर्स में हैवी मेटल्स होते हैं, भारी धातुएं होती हैं, जैसे हमारा आर्सेनिक है, ये शीशा है, लेड है, क्रोमियम है, कैडमियम है, इस तरह की भारी धातुएं होती हैं जो कि कैंसर का कारण बनती हैं। तो उसका पेस्टिसाइड का असर हमारे शरीर पे, भारी धातुएं हमारे शरीर में एंटर करती हैं। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो हमारा ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, 22 जिलों में से 21 जिलों में जो नाइट्रेट कंटेंट है वो ज्यादा पाया गया तय सीमा से। 5 जिलों में आर्सेनिक जो है हाई, मतलब अधिक मात्रा में पाया गया है। क्यों? क्योंकि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं हमारी फसलों के ऊपर, तो ये पानी के साथ बह के जो हमारे नीचे एरिया है, निचले एरिया है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, वहां चला जाता है वो सारा पानी, और वहां से फिर ये पानी के साथ घुल के हमारे नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये जो पेस्टिसाइड्स है ये भी हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ऐसे कितने किसान हैं जो सब्जी उगाते हैं बाजार में बेचने के लिए? है कोई आप लोगों के बीच में किसान? आप हैं? ठीक, क्या सब्जी उगाते हैं सर? कद्दू, गोभी, बैगन, टमाटर, नेनुआ, खीरा, ककड़ी। वेरी गुड। तो आप कितने दिन के अंतराल पे अपनी दवाई, अपनी सब्जियों में दवाइयों का स्प्रे करते हैं? वैसे नहीं करते हैं, जब कीटनाशक प्रभावित ज़्यादा होते हैं। हाँ, तब आप करते हो। कितने दिन के अंतराल पे करते हो? वो 15 दिन भी हो जाता है, 10 दिन भी हो जाता है, महीना दिन भी हो जाता है, उसका लिमिट नहीं रहता है। मतलब लगभग एक सप्ताह में आप स्प्रे कर देते हो? एक नहीं, 10 दिन। 10 दिन मान लीजिए, 10 दिन में इन्होंने एक स्प्रे कर दिया, ठीक। और स्प्रे करने के बाद कितने दिन के बाद चुनाई करते हो? वो तो आज स्प्रे करें, कल तोड़ के ले। कल तोड़ दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दिया आपने। तो आपके बीच में किसान है जो ये बता रहा है कि अगर मैं आज स्प्रे कर रहा हूँ तो अगले दिन वो उसको सब्जी को तोड़ के बाजार में बेच देते हैं। तो जब एक सब्जी में आज स्प्रे हुआ, अगले दिन उसकी तुड़ाई हुई और वो मंडी में चली गई, तो वो कितने दिन के बाद हमारी रसोई में खाना बनने के लिए, मतलब रसोई में पकने के लिए आ जाएगी? शाम को, उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह वो हमारी रसोई में आ जाएगी पकने के लिए, भोजन के रूप में। तो क्या जब जिस सब्जी में एक दिन पहले स्प्रे हुआ है और उससे 1 या 2 दिन बाद उसको हम अपनी थाली में पका के खा रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्ट केमिकल कंज्यूम नहीं कर रहे हम लोग? सीधा केमिकल नहीं खा रहे हैं? क्या उसका असर 10 दिन तक नहीं रहेगा उस सब्जी में? रहेगा ना। तो वॉश करने से भी नहीं जाता है, वो तो एक हफ्ता तक असर कराता है। कुछ असर कम हो जाएगा, लेकिन 100% केमिकल फ्री वो नहीं होगी। पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर से
नहीं सर, नहीं जाएगा। जो हैवी मेटल्स है वो उसके अंदर रहेंगे, उसका जो रेजिड्यू है वो सब्जी के अंदर रहेगा ही रहेगा। तो एक तरह से जो मेनली सब्जियां हैं, अब सुनिए सर, सुनिए, जो मेन केमिकल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी सब्जियों से आ रहा है, हमारे दूध से आ रहा है। अब जैसे किसान साथी ने बताया कि आज स्प्रे किया, कल तुड़ाई हुई और उससे अगले दिन हम भोजन के रूप में उसको खा रहे होते हैं। हालांकि हम धो के खाते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो रेजिड्यू है, उसका जो प्रभाव है वो उस सब्जी में 100% रहता ही रहता है। और ये तो बात आपने अपने राज्य की बताई। अगर हम उत्तरी राज्यों की बात करें ना, अपने देश के उत्तरी राज्य कौन कौन से हैं, जैसे हमारा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक, जहाँ पे पानी की उपलब्धता अच्छी है। हमारे यहाँ पे हर तीसरे दिन स्प्रे होता है सब्जी के अंदर, दूसरे से तीसरे दिन। जब हर दूसरे तीसरे दिन इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे होगा और वो सब्जी एक जनता खाएगी तो उसके शरीर पे क्या असर पड़ेगा? अब सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आप कितना केमिकल कंज्यूम कर रहे होंगे। और एक ये जो स्टडी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये आप स्टडी देख सकते हैं। डिस्कनेक्ट हुआ हाँ, जो है आप स्टडी आप लोग देख रहे हो, ये दैनिक भास्कर की एक कटिंग है जिसमें दैनिक भास्कर समूह ने 105 माताएं उनके दूध की, जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जो एक माँ अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती है, उस दूध की जांच कराई गई तो इसमें 11 तरह के पेस्टिसाइड मिले हैं इस दूध में। तो आप ये बताइए कि जब ये जहर जो है एक माँ के दूध तक पहुंच गया है, यानी कि जो बच्चा, जिस बच्चे के लिए एक माँ का दूध अमृत समान है और वो उस दूध के जरिए थोड़ा थोड़ा जहर डेली पी रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि वो जीवन भर तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। अब जो बच्चा जन्म से ही केमिकल कंज्यूम कर रहा है, केमिकल खा रहा है और तंदुरुस्त नहीं रह सकता, तो क्या आप मानते हैं वो एक आगे तंदुरुस्त संतान पैदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये जो पिक्चर है ये बहुत ही डरावनी पिक्चर है मेरे हिसाब से। क्यों? हाँ, इम्यूनिटी नहीं आएगी। क्यों डरावनी है? क्योंकि इस केमिकल के कारण हमारी आने वाली पुश्तें जो है खतरे में है। अगर आने वाली पुश्तें ही हमारी बीमार होंगी तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारी पुश्तें जो है सुरक्षित रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, जब ये केमिकल का रेजिड्यू जो है वो हमारे मदर फीड यानी माँ के दूध तक पहुंच चुका है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो जो माँ का दूध है उसमें फॉर्मेलिन मिला है। फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जिसको लगाने के बाद चीज़ें जो है ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहती हैं, खराब नहीं होती हैं। आप लोगों में से कोई दूध का काम करता है? दूध बेचता है कोई? नहीं बेचता। ठीक, तो जब भी आपको वापस जाने के बाद मौका मिले, आप किसी जो दूध बेचने वाला है, जो शाम को दूध इकट्ठा करता है गांव में और फिर अगले दिन दूसरे शहर में जाके सप्लाई करता है, उससे मिलिएगा और उससे पूछेगा कि आप जो शाम को दूध इकट्ठा करते हो उसको कैसे सुरक्षित रखते हो, तो वो आपको बताएगा कि इसमें 2 बूंद फॉर्मल्डिहाइड की डालते हैं। वो एक केमिकल आता है फॉर्मल्डिहाइड के नाम से, जानते हो आप? फॉर्मल्डिहाइड की 2 बूंदें डालेगा उसमें और वो दूध खराब नहीं होगा। तो उस फॉर्मल्डिहाइड से ही हमारा फॉर्मेलिन बनता है। ठीक, और अगले दिन वो उस दूध को पूरी कॉलोनी में बांट के आएगा। इसी तरह से
जो हम बाजार से आटा खरीदते हैं वो कई कई महीने नहीं खराब होता ना, जबकि हम आटा पिसवा लें अपने घर में रख लें 20 दिन के बाद उसमें जाली पड़ जाती है। तो उस आटे में भी फॉर्मेलिन मिला होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। दही और दूध आता है जो मार्केट से, वो भी थैली में 4-4, 5-5 दिन खराब नहीं होता, जबकि हमारे घर का दूध अगर हम बाहर रख दें, सवेरे रखा शाम को खराब हो जाएगा, उसमें भी फॉर्मेलिन मिला होता है। अब जो मछली उत्पादक राज्य है हमारे, जो वेस्ट बंगाल हो गया उस साइड का जो एरिया है, कोस्टल एरिया जो है, अब वहां से वो लोग समुद्र से मछली पकड़ते हैं और वो आके दिल्ली में बिकती है। अब दिल्ली आने में उसको 2-3 दिन लगते हैं ना, और तब तक वो मछली में बदबू हो जाएगी। तो उसको भी ताजा रखने के लिए फॉर्मेलिन लगाया जाता है उसकी स्किन पे, और उसके अंदर आते हैं ना, बाहर तो लगा दिया, लेकिन अगर उसके अंदर इंजेक्ट नहीं करेंगे तो अंदर से सड़ जाएगी। तो इंजेक्शन से ये जो फॉर्मेलिन है उसके अंदर भी इंजेक्ट किया जाता है ताकि इसके अंत ना सड़े, ये 3-4 दिन तक ताजा रहे। तो आप इमेजिन करके देखिए कहां कहां से आप केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये सोचेंगे तो स्थिति आपको डरावनी नजर आएगी। अब आप लोग बैठे हैं, मुझे झारखंड का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे हरियाणा अगर उत्तरी भारत की मैं बात करूं, किसी न किसी की जानकारी में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई 8-10 पेशेंट जो है कैंसर के जरूर मिल जाएंगे हमारे नॉर्थ इंडिया में। तो आपके यहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है। मेरे यहाँ भी मिलेंगे सर। अच्छा, आपके यहाँ भी मिलेंगे? कम मिलेंगे, कम मिलेंगे लेकिन है। चलिए, तो आप इस स्थिति से अंदाजा लगाइए कि आने वाला समय कितना खतरनाक होगा हमारी भविष्य के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों है। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियां बचानी है तो आज के टाइम में हमें प्राकृतिक खेती की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम आज नहीं संभले तो आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद ये हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड छोड़ने पड़ेंगे, ये मजबूरी बन जाएगी। लेकिन आज के टाइम में हम अगर संभल गए तो ये नौबत नहीं आएगी। अगर हमें अपनी भूमि बचानी है, अपना जल बचाना है, अपना वायुमंडल बचाना है, तो प्राकृतिक खेती पद्धति पे आना ही पड़ेगा। और इसीलिए हमें प्राकृतिक खेती की जरूरत है आज के समय में। क्यों? प्राकृतिक खेती में हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम इन दोनों चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी भूमि बचेगी, हमारा जल बचेगा, हमारा वायुमंडल बचेगा, और सबसे बड़ा जो हमारा स्वास्थ्य बचेगा। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन प्राकृतिक खेती के अंदर है। इसीलिए आज के समय में हमें प्राकृतिक खेती की जरूरत है। और इसीलिए हमारी जो अलग अलग राज्यों की सरकार है या हमारी भारत सरकार है, उन्होंने इसके बारे में विचार किया और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने प्राकृतिक खेती राष्ट्रीय मिशन चलाया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग चलाया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ का प्रावधान रखा है नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो इसलिए आज के समय में हमें प्राकृतिक खेती की जरूरत है। अगर हमें अपनी भूमि बचानी है, अपना जल बचाना है, पानी बचाना है, हमारी वायु बचानी है और हमारा शरीर बचाना है, स्वास्थ्य बचाना है, तो हमें प्राकृतिक खेती के ऊपर जाना ही जाना पड़ेगा।
बढ़ते हुए आप लोगों को बताएंगे